हाँ जी, हमारा पहला चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। जब भी शुरुआत करें एफएम की, यहीं से शुरुआत करें। मॉड्यूल में जो कैपिटल स्ट्रक्चर है या जो भी कहीं पे भी कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, उस कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर को मैंने दो पार्ट में बांट रखा है। उसका पहला हिस्सा फर्स्ट पार्ट मैं अभी पढ़ाता हूँ और दूसरा हिस्सा कुछ चैप्टर्स हो जाने के बाद पढ़ाता हूँ, क्योंकि उसका ऑर्डर वहीं पर है, ठीक है ना। तो उसमें से जो बेसिक वाला पार्ट है वो मैंने यहाँ पे उठा के तो अभी पढ़ाना है। चलिए देखो, तो कैपिटल स्ट्रक्चर नाम से क्या पता चल रहा है सर, जो हम कैपिटल रेज करेंगे का स्ट्रक्चर, उसका डिजाइन, तो कैपिटल कहाँ से रेज किया जाए, इक्विटी से रेज किया जाए, प्रेफरेंस से रेज किया जाए या डेट से रेज किया जाए, ओके, या हमारे रिजर्व एंड सरप्लस को ही यूज किया जाए, ओके। तो देखते हैं वंदावन क्या बोल रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस, नोट्स आपको मिलेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, जो ऑनलाइन उनको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। और हाँ, जैसा भी आप लोगों को बताया गया वैसा, और आप लोगों को यहाँ पे क्या किया जाएगा, हाँ, नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए, और ऑनलाइन वालों को भी अगर भेजते हैं, आइडिया नहीं है, अगर भेजते हैं तो हाँ उनको पहुंच जाएगा। क्या करते हैं, ऑनलाइन वालों को भेजा जाता है क्या, पीडीएफ भेजा जाता है, ठीक है जी, ओके। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द पैटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म, ओके जी। सर कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या है, पैटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म। एफएम के अंदर फर्म का मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। फर्म मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का नाम भी फर्म ही है। तो जब भी एफएम के अंदर फर्म वर्ड यूज हो, दैट मीन वो कंपनी, समझ जाना। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो आप कैपिटल यूज करेंगे, उसका पैटर्न ही क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल का मतलब यहाँ पे केवल और केवल कौन से कैपिटल से होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल, अभी आ जाएगा। इन दिस चैप्टर अब हम इसमें क्या पता करेंगे, वी डिटरमाइन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पैसा कहां से रेज किया जाए, व्हाट सिक्योरिटीज इज टू बी इशूड, कौन कौन सी सिक्योरिटीज इश्यू करनी है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, ये सब क्या है, सिक्योरिटीज ही तो है। एंड इन विच प्रपोर्शन, और किस रेशियो में कितना सिक्योरिटीज कौन सा इश्यू करना है, कितना इक्विटी, कितना प्रेफरेंस और कितना डिबेंचर्स, ओके। देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड सच एज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स, ओके जी। द ऑब्जेक्टिव फॉर यूजिंग लॉन्ग टर्म, केवल और केवल कौन सा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की बात नहीं होगी। द ऑब्जेक्टिव फॉर यूजिंग एप्रोप्रिएट मिक्स, सर हम ये ऐसा मिक्स यूज क्यों करते हैं, इक्विटी डेट या इक्विटी प्रेफरेंस या इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डेट। तो कहा मिक्स को यूज करने का हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हम सब चाहते हैं कि हमारा रिटर्न क्या हो, मैक्सिमम हो, और वो तभी पॉसिबल है जब कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी। कॉस्ट कम होगी तो अपने आप रिटर्न इनकम्स अपने आप ज्यादा हो जाएंगे। तो फाइनली कैपिटल स्ट्रक्चर इज द परमानेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स, आपका कमाया हुआ पैसा। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है जी। अब बात आती है ईपीएस कैलकुलेशन की, आखिर ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मैंने कल भी कहा था कि सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, ईपीएस कैलकुलेट करना सीखेंगे, कल बताया भी था मैंने, हाँ सर बताया था। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। स्टार्टिंग पॉइंट किससे रखा अपन ने, सेल्स से। सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है सर, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ क्या हो रही है, चेंज। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगा, ठीक है, जिसका नेचर क्या है, वेरिएबल नेचर का, ठीक है जी, पर यूनिट चार्ज होती है, ठीक है ना, जितना नंबर ऑफ यूनिट्स बनाते जाएंगे के अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, कॉस्ट इंक्रीज होता जाएगा, ओके। अच्छा, प्रोडक्शन नहीं करोगे तो कॉस्ट भी जीरो हो जाएगी, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, ओके। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे। फिक्स कॉस्ट के भी मैंने क्या कर दिए, दो पार्ट कर दिए, फिक्स कॉस्ट के भी मैंने क्या कर दिए, दो पार्ट। और यूं कहूं कि ये जो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे लेस हो रही है, यहाँ पे मैं बना देता हूं, सेल्स, सेल्स माइनस क्या, वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन,
कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस होता है? फिक्स कॉस्ट। ओके, फिक्स कॉस्ट भी कौन सी वाली? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर और कौन सी होती है? जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो भी तो फिक्स कॉस्ट ही है, हम बोलेंगे फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हो, वो भी तो फिक्स कॉस्ट ही है, फिक्स रेट से दिया जाता है, बट हम उसे बोलेंगे फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। तो ये क्या है सर? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब सैलरी, रेंट वगैरह। तो बिजनेस को रन करने के लिए आप जो फिक्स अमाउंट पे करते हैं दैट इज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस हो जाएगा तो क्या आएगा? ईबीआईडी। कल सीखा था अपन ने। ईबीआईडी में से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो ईबीटी कह दो या ईबीटी कह दो। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर लेस कर देंगे क्या? टैक्स, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से पहले किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्या देंगे? डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब जो अर्निंग्स बचेगा वो किसके लिए है? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, हितेश। ओके जी, और हितेश को इससे डिवाइड कर दे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ शेयर नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, रेफरेंस भी दोगे वहां पे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ईपीएस आ जाएगा, अर्निंग्स पर शेयर। ओके, ईपीएस की कैलकुलेशन है, ठीक है। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है सर, देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट के आगे क्या लिख दिया मैंने? तो डिफाइन कर दिया, चेंज विद द प्रोडक्शन। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ क्या लिखा मैंने? नॉट चेंज विद द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती है वो फिक्स कॉस्ट। मतलब प्रोडक्शन कितना भी कर लो, और अगर हाँ ना भी करो तो भी वो कॉस्ट तो इनकर होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल रेंट और सैलरी, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब क्या आएगा? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा। ओके, जैसे ही फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस किया, क्या आ गया? ईबीआईडी। ईबीआईडी को क्या बोलेंगे? फुल फॉर्म, हाँ, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट क्यों बोलते हैं? इंटरेस्ट क्यों पे करना पड़ रहा है? पैसा रेज किया था, फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या था? डेट था। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस पे ही तो पे करना पड़ रहा है। तो फाइनेंस रेज करने के लिए कॉस्ट दे रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल कॉस्ट। और फिक्स नेचर का होता है इंटरेस्ट, तो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। सीबीडी आया, लेस टैक्स किया, पीएटी आ गया, और पीएटी में से लेस करेंगे क्या? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो क्या आ जाएगा? हितेश। ओके, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी क्या है? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है। सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रेफरेंस शेयर, उसके रिगार्डिंग जो कॉस्ट आ रही है प्रेफरेंस शेयर पे हम क्या देते हैं? डिविडेंड। डेट होल्डर्स को हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट। ओके जी, तो हितेश आ गया, और हितेश का फुल फॉर्म अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जैसे ही डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, हमारे पास आ जाएगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ओके विधि, ठीक है। क्या ये विधि वही है जिसने अभी पहले क्लासेस ली थी फर्स्ट ग्रुप वगैरह की स्टार्टिंग में, उसके बाद वापस आई नहीं थी, या फर्स्ट टाइम ले रही है ये विधि? अच्छा, ये विधि वही। हाँ, तो आप बीच में गायब कैसे हो गए थे? शायद आप क्लासेस तो कंटिन्यू नहीं लिए थे। लास्ट की नहीं ली, क्यों? क्योंकि ये हाँ इंटेलिजेंट लड़की है। मैं सोचा पता नहीं कहाँ गायब हो गई, टाइम भी नहीं मिला पूछने के लिए कि हाँ हम वगैरह। चलिए कोई ना, देखो, हाँ जी, ईपीएस आ गया, हितेश डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, चलिए सर, ईपीएस सीखा, क्वेश्चन करें। एग्जांपल, टोटल कैपिटल कितना? 10 लाख रुपए। ईबीआईडी आप कमाते कितना है? 3% ऑफ टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल चाहे आप इक्विटी से रेज करो, चाहे प्रेफरेंस से रेज करो, चाहे आप डेट से रेज करो, चाहे आपका कमाया हुआ प्रॉफिट हो, आपकी ईबीआईडी पे कोई इसका इफेक्ट नहीं आने वाला, नहीं आएगा ना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट इज ईबीआईडी। ईबीआईडी तक का मामला आपके सोर्स ऑफ फाइनेंस से इफेक्ट नहीं होता है, वो तो उसके आगे की कहानी से इफेक्ट होता है। अगर आपने डेट से पैसा रेज कर रखा है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा,
अगर आप प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज कर रखे हो तो आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर आपने इक्विटी से पैसा रेज कर रखा है तो आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इफेक्ट होंगे, लेकिन ईबीआईटी तक का मामला तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा ना। ओके, तो टोटल कैपिटल आपकी 10 लाख है और ईबीआईटी आप उस पर कमाते हैं 15% ऑफ टोटल कैपिटल, मतलब 10 लाख का 15% कितना होगा? 1.5 लाख। टैक्स रेट 30% है। फेस वैल्यू इक्विटी शेयर का 100 रुपए है, ताकि आप नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट कर सकें। कैलकुलेट ईपीएस, कैलकुलेट ईपीएस इन डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, केसेस आर गिवन बिलो। अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है? ईपीएस फाइंड आउट करना है। मैंने अलग अलग केसेस बनाए। पहला केस ऑल इक्विटी, अगर पूरे 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए सारे के सारे अगर मैं किससे रेज करूं? इक्विटी से रेज करूं और कोई दूसरा सोर्स यूज ना करूं, तो 10 लाख अगर इक्विटी से करूंगा तो कितने शेयर इश्यू करने होंगे? 10,000। एक शेयर 100 रुपए का, तो 10 लाख डिवाइड बाय 100 कितना हुआ? 10,000। ओके, दूसरा केस क्या? अगर मैं 5 लाख रुपए तो इक्विटी से रेज कर लूं और 5 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से रेज कर लूं। तीसरा केस क्या? 5 लाख इक्विटी से, 5 लाख अगेन प्रेफरेंस शेयर। तो सर केस 2 और 2A में क्या फर्क आ गया? कौन बोल रहा है ये इंटरेस्ट रेट? डिविडेंड रेट। डिविडेंड रेट का, प्रेफरेंस शेयर्स पे तो इंटरेस्ट थोड़ा ना देते हैं, डिविडेंड देते हैं, तो डिविडेंड रेट का फर्क आ रहा है। ठीक है जी। और लास्ट केस क्या? केस 2B, 5 लाख इक्विटी, 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर, लेकिन इस बार प्रेफरेंस शेयर कौन से रेट वाले हैं? 12%। तो इन 4 केसेस में, केस 1, केस 2, केस 2A और केस 2B, इन 4 केसेस में आपको ईपीएस फाइंड आउट करना है। क्या आप कर पाएंगे? तो रफ रजिस्टर में ट्राई कर सकते हैं। करो, क्वेश्चन आपके सामने है और ट्राई करो ईपीएस कितना आएगा। केस 1 में बताओ पहले। केस 1 में ईपीएस कितना आएगा? ट्राई करो रफ में, फिर फेयर कर लेना बाद में जब नोट्स मिले। ऑनलाइन वालों आप भी आंसर करना मुझे। अभी बहुत सारी चीज आपको ऐसी सीखने मिलेगी जो नहीं है आपके लिए। ईपीएस, हितेश। शुभांकित कह रहा है सर केस 1 हितेश है 1,05,000। और कोई? 1,05,000 और ईपीएस क्या हो गया? 10.5। करेक्ट। ओके राजुल, ओके तनिष्क, कोमल, कोमल 1050 नहीं। ओके विधि, ओके शुभम। हाँ जी, देखो कैसे आएगा ईबीआईटी कितना? सर 10 लाख का 15% कितना? 1,50,000 लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है क्या? नहीं सर, अगर हम इक्विटी से पैसा रेज कर रहे हैं तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा, निल। ओके, पीवीडी कितना? 1,50। फिर उसके बाद लेस टैक्स 30%। 1,50 का 30% कितना? 45,000। लेस करेंगे पीएटी कितना? 1,05,000। लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। सर इक्विटी से पैसा रेज कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी नहीं होगा। हितेश 1,05,000। ओके, और फिर हितेश को हम डिवाइड कर देंगे किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने? पूरा पैसा आप इक्विटी से रेज कर रहे हो, मतलब पूरे 10 लाख रुपए इक्विटी से रेज कर रहे हो। एक शेयर 100 रुपए का है फेस वैल्यू, 10 लाख डिवाइड बाय 100 कितना? 10,000।
तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 10,000 शेयर। तो ईपीएस कितना आ गया? 10.5। कोई दिक्कत? ओके काजल, कोमल, ठीक है, डन। चलिए जी, केस 2 ट्राई कीजिए और बताइए ईपीएस कितना आएगा। हाँ, कैलकुलेट करने से पहले क्या कोई बता सकता है ईपीएस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। रीजन? प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देंगे तो देश कम हो जाएगा, तो ईपीएस भी तो कम होना चाहिए। शेयर होल्डर्स कम हो गए, प्रॉफिट ज्यादा हो गया। चलो ठीक है, बात मान लेता हूँ मैं तुम्हारी, अच्छी तो नहीं लग रही बट मान लेता हूँ तुम्हारी। अगली बार तुम्हें पकड़ेंगे, ठीक है ना, अगले केस 2A में। चलो अभी तुम्हारी बात मान ली, आगे बढ़ते। 11 आ रहा है, ठीक है। केस 2, हितेश 55,000, राजुल 55,000, शुभांकित 55,000। हाँ जी, ईपीएस बताओ भैया। अच्छा, ईबीआईटी तो अभी भी कितना? 150, क्योंकि कैपिटल तो अभी भी पूरे 10 लाख ही है। इंटरेस्ट निल, ओके 1,50,000। टैक्स रेट 30%, 45,000। ओके, पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,05,000। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, हाँ इस बार है 5 लाख रुपए आपने प्रेफरेंस शेयर से रेज किए हैं और रेट है डिविडेंड का 10%। तो 5 लाख का 10% कितना? 50,000। बचा 55,000। हितेश, और हितेश को जैसे ही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इस बार? ओके अक्षमा, काजल, ओके विधि, हाँ ओके शुभम, कितना है? 5,000। कैसे? 5 लाख इक्विटी है, एक शेयर 100 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर कितने? 5,000। 5,000 शेयर कितना आ गया? डिवाइड करेंगे तो 11। 55,000 जो अर्निंग्स है वो कितने में डिवाइड हो जाएगी? 5,000 शेयर में। तो हर शेयर के हिस्से कितना आएगा? 11 रुपए। बढ़ गई, वेरी गुड, ओके। हाँ कोमल, तनिष्क, क्यों भैया कम क्यों होगी? होगी, तुम तो बोल रहे थे प्रेफरेंशियल यूज कर रहे हैं तो ईपीएस बढ़ा हुआ है, तो आगे भी तो बढ़ा हुआ ही रहना चाहिए फिर। हाँ अच्छा, डिविडेंड का रेट बढ़ गया ना सर, अब तो कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ेगी तो अर्निंग्स तो कम होगी होगी, ठीक है। हाँ ये भी मान लिया, बिल्कुल। डिविडेंड की रेट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ेगा तो अर्निंग्स तो कम होगा ही होगा, ठीक है। बताइए फिर केस 2A में ईपीएस कितना? 10.5, ओके 7.5 सुनाई दिया। ओके तो ओके अक्षमा, ओके शुभांकित, हाँ जी कोमल, ठीक है जी, वेरी गुड। कितना? 150। अगेन ईबीआईटी में कोई फर्क नहीं, इंटरेस्ट नहीं दे रहे, 150 पीवीटी। टैक्स कितना? वही सेम, पीएटी 1,05,000। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इस बार कितना? 5 लाख का 10.5%, 52,500। तो बचा कितना? 52,500। हितेश, और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5,000 से। ओके जी, 10.5। मुझे ये चीज तो समझ में आ गई, क्या तुमको आ गई क्या कि यहां से यहाँ ईपीएस कम क्यों हुआ? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की जो रेट है वो इंक्रीज हो गई, कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट बढ़ेगा तो ईपीएस तो डाउन होगा। ओके अच्छा कोमल, ओके शुभांकित, रुको धीरे धीरे आराम से समझते हुए, जो बताए उसी पे कैलकुलेशन पे दिमाग रखो। हाँ जी, रेट इंक्रीज हो गया, कॉस्ट इंक्रीज हो गया, कॉस्ट बढ़ेगा तो अर्निंग्स तो डाउन होगा ही होगा। तो ये तो समझ में आ गया कि 2 से 2A में कम क्यों हुआ। अभी ये समझ में नहीं आया कि ये और ये दोनों सेम क्यों रह गया। वो समझ में आया? नहीं आया ना, मैं समझाऊंगा ये और ये सेम क्यों रह गया, ठीक है जी। ओके चलिए, तब तक तुम क्या करो, एक और कैलकुलेट करो, केस 2B 9। ओके जी, वेरी गुड, सबने फटाफट से फटाफट है ना, हाँ तलवार लेके खड़े थे।
हाँ आने तो दो। चलो 1,50,000 अगेन ईवीआईटी से लेस इंटरेस्ट, इस बार भी नहीं दे रहे। 1,50 लेस क्या कर दे, टैक्स। तुमने एक चीज नोट की, हाँ टैक्स हर बार क्या आ रहा है, इसका मतलब मेरे को तो एक ऑब्जर्वेशन मिला क्या, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की वजह से किसी तरह की कोई टैक्स सेविंग नहीं होती है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ऐसा कोई खर्चा नहीं है, ऐसी कोई कॉस्ट नहीं है जिसकी वजह से हमारी टैक्स सेविंग हो रहा हो। टैक्स के बाद आता है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। का मतलब क्या प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के कारण कोई टैक्स सेविंग होता है? नो सर। इस ऑब्जर्वेशन को मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है, देयर इज नो टैक्स सेविंग ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की वजह से हमें किसी तरह की कोई टैक्स सेविंग नहीं होती है, इस कॉस्ट की वजह से हमें किसी तरह की कोई सेविंग नहीं होती है। और अकाउंट वाले तो प्रॉपर्ली बोलते हैं कि भैया ये कॉस्ट है ही नहीं, एक्सपेंस है ही नहीं, ये क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड देंगे, अदरवाइज डिविडेंड नहीं देंगे। क्लियर है? ओके चलिए यहां से इसको कंटिन्यू करते हैं। इस बार डिविडेंड कितना, 60,000, बचा कितना 45,000, और 45,000 हितेश को 5,000 इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो 9 रुपए। ओके जी डन है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि यहां से यहां कम क्यों हुआ, आ गया ना, क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की रेट बढ़ गई। अब रेट बढ़ गई तो कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो अर्निंग्स कम हो गया। ठीक है, अगेन ये चीज समझ में नहीं आई कि यहां से यहां कम क्यों, ये मैं बताऊंगा। यहां से यहां कम क्यों हुआ, 10.5 था यहाँ पे 9 क्यों हो गया, क्यों, आखिर रीजन क्या है। प्रेफरेंस शेयर तो हम तीनों जगह यूज कर रहे थे, एक बार 11 आ गया, एक बार 10.5 आया, एक बार 9 आया। चलो ये भी समझ में आ रहा है कि कम होता जा रहा है क्योंकि रेट बढ़ती जा रही है, लेकिन फर्स्ट वाले से कंपेयर करना है। मैंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन तैयार की है वो सब किससे की है, केस 1 से इन सबको कंपेयर किया है, केस 1 से। केस 2 का 2A से कंपेयर तो आप भी कर लोगे, 2A को 2B से कंपेयर तो आप भी कर लोगे कि ईपीएस कम क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की रेट बढ़ रही है। मैं इन सबको किससे कंपेयर करवा रहा हूँ, केस 1 से। ओके चलिए, मैंने कहा ना एफएम समझते हुए पढ़ना है, करते हुए पढ़ना ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए ये सारी ऑब्जर्वेशन वगैरह ये सब लिखवाई हुई है। अदरवाइज डायरेक्ट ईपीएस कैलकुलेट किया, हाँ चलो बच्चों अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, ऐसा कह सकता था, बट ऐसा नहीं है, हर चीज समझनी है क्यों हुआ। देखो केस 1 ऑब्जर्वेशन मैंने क्या लिखा, केस 1 इफ वी यूज ओनली इक्विटी, अगर हम केवल इक्विटी यूज करते हैं तो उस केस में हमारा ईपीएस कितना आया था 10.5। ओके फिर मैं आया केस 2 में, यहां पे ईपीएस कितना है 11, जो कि केस 1 से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। मैंने लिखा हियर ईपीएस, हाँ जी हियर ईपीएस 11 इट इज हायर देन केस 1। अब मुझे जानना है कि यार यहाँ पे ईपीएस बढ़ा तो क्यों बढ़ा, ऐसा क्या रीजन रहा, ऐसा प्रेफरेंस शेयर यूज करने से क्या हो गया कि ईपीएस मेरा इंक्रीज हो गया। हालांकि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है बट इंक्रीज तो हुआ है। ओके क्या रीजन रहा वो सुनो, ध्यान से सुनना। इसको सुनने से पहले क्या आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे? ऑब्वियसली सर कोई चॉइस नहीं है। पीबीटी 2,000 रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स रेट अगर आपका 30% है तो पीएटी कितना होगा? अरे सर ये कैसा क्वेश्चन, इतना आसान, कितना 1400। हाँ सर 2,000 का 30% 600 रुपए टैक्स बनेगा और पीएटी क्या आ जाएगा 1400। 2,000 में से 600 रुपए हटा देंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं पीबीटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट को हम टी वर्ड यूज करेंगे स्मॉल टी, तो भी आंसर आ जाएगा क्या? चेक करते हैं। 2000 इंटू 1 माइनस 30% 0.30, 2000 इंटू 0.7 कितना आ गया 1400, आ गया ना आंसर। ओके का मतलब अगर मैं किसी अमाउंट को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्या मैं कह सकता हूं?
हाँ, अगर मैं किसी अमाउंट को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दूं, बिफोर टैक्स को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी का उल्टा अगर अपन ले, मान लो पीएटी गिवन है 1400, टैक्स रेट 30%, तो क्या हम पीवीटी पता कर सकते हैं? बिल्कुल सर, इसी फॉर्मूला को शफल कर देते हैं। पीएटी में क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो अगर किसी अमाउंट को 1 माइनस टी से डिवाइड किया जाए तो वो बिफोर टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। 1400 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट 2000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एक चीज बेसिक रूल पर, हम 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करोगे तो आफ्टर टैक्स और 1 माइनस टी से डिवाइड करोगे तो बिफोर टैक्स। क्लियर है वाली चीज? ओके ओके प्रिया, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं वापस यहाँ पर। ईपीएस 11 क्यों बढ़ा? तो क्यों बढ़ा? तो देखो, हम कमा कितना रहे? वी आर अर्निंग। सर हमको क्वेश्चन में दिया था ईबीआईटी कितना? 15%। बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है? बिफोर टैक्स है, अभी तक टैक्स लेस थोड़ा ना हुआ है। 15% हम कमा रहे हैं। वी आर अर्निंग बिफोर टैक्स कितना? 15%। ओके, तो आफ्टर टैक्स कितना कमा रहे हैं बता सकते हो? हाँ सर, आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी अमाउंट को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना हो तो इनटू 1 माइनस टी कर देना होगा। तो 15 इंटू टैक्स रेट कितना है? 30%। जरा देखो कितना कमा रहे हो? 10.5%। ओके, अब हम इसे कंपेयर किससे करने वाले हैं? वी आर पेइंग। हम पे कितना कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम पे कितना कर रहे हैं? आप केस 2 में प्रेफरेंस शेयर यूज किए थे? हाँ किए थे। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड रेट कितना था? 10% था। ओके, 10%। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप क्या पे कर रहे हो? 10% पे कर रहे हो। ये बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है? अगर कोई पूछे तो आप बोलना आफ्टर टैक्स है। आफ्टर टैक्स के बाद ही तो देते हैं। और दूसरा मैं बोलूं कि इसमें किसी तरह का कोई टैक्स सेविंग नहीं होता है। इसका मतलब ये जो मेरी कॉस्ट है वो क्या है? नेट कॉस्ट है। मुझे 5 लाख पे जो 10% 50,000 देना पड़ रहा है वो 50,000 मेरी नेट कॉस्ट है कि नहीं है? इसकी वजह से किसी तरह की कोई सेविंग हो रही है क्या? नहीं हो रही। कल जैसे ओवरव्यू वाली क्लास में बताया था ना, इंटरेस्ट देने के कारण मेरी टैक्स सेविंग हो रही थी, लेकिन डिविडेंड देने के कारण मेरे को कोई टैक्स सेविंग नहीं हो रही। इसका मतलब 50,000 मेरी नेट कॉस्ट है। नेट कॉस्ट को मैं क्या बोलता हूँ? आफ्टर टैक्स कॉस्ट। आफ्टर टैक्स कॉस्ट को ही नेट कॉस्ट बोलता हूँ। कितना परसेंट? 10% ना। आफ्टर टैक्स वी आर पेइंग आफ्टर टैक्स नेट, नाम दिया नेट। ओके, कितना परसेंट? 10%। अब आप खुद सोचो, आफ्टर टैक्स और आफ्टर टैक्स को कंपेयर करो। आप कमा कितना रहे हो अपनी कैपिटल पे? 10.5। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कितना कर रहे हो? इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे पे भी आप कमा तो 10.5 रहे हो, लेकिन उनको पे कितना कर रहे हो? 10%। तो 0.5% बचा पा रहे हो कि नहीं बचा पा रहे हो? 5 लाख पे जो तुम 0.5% बचा पा रहे हो, इसी वजह से तुम्हारा ईपीएस क्या आ गया है? बढ़ गया है। तुम कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। तुम कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर ने क्या किया? खुद का पैसा 5 लाख यूज किया खुद, और 5 लाख किसका यूज कर लिया? प्रेफरेंस शेयर। ने देखा कि हम अपनी कैपिटल पे कितना कमाते हैं? आफ्टर टैक्स 10.5% कमाते हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पे करना पड़ रहा है? केवल 10%। तो वो जो 0.5% बचा पा रहे हैं, इससे मेरा ईपीएस बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बिजनेस करते हैं तो एक बात बताओ, मेरा बिजनेस जो मॉडल है मुझे अपनी कैपिटल पे 15% कमा के देता है। मान लो 15%, इस क्वेश्चन से हटके 15% कमा के देता है, तो मैं पैसा रेज करूंगा, यही देखूंगा ना कि 15% से कम में कहां से मिल रहा है। कोई मुझे बोलेगा कि 8% पे दे दूंगा, मैंने कहा हाँ जी दे दो। 8 और 15 का डिफरेंस 7% में कमा लूंगा। कोई बोलेगा मैं 10% पे दे दूंगा, मैंने कहा दे दो, 5% तो कमा लूंगा। कोई बोलेगा नहीं जी मैं तो 12% पे दूंगा, मैंने कहा दे दो, 3% तो कमाऊंगा। कोई बोले नहीं तो मैं तो 16% लूंगा, मैं कहा रख अपना पैसा, भैया 1% मेरे को अपनी पॉकेट से देना पड़ जाएगा। समझ में आई वाली चीज? तो अगर वी आर अर्निंग मोर देन वी आर पेइंग, जितना हम कमा रहे हैं उससे कम पे करना पड़ रहा है, ऑब्वियसली हमारा ईपीएस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? तो वही सोर्स से पैसा रेज करना बेटर है ना, यहाँ पे जितना कमा रहे हैं उस कैपिटल पे उससे कम पे करना पड़ रहा है। क्लियर है वाली चीज? ओके, अब आफ्टर टैक्स को कंपेयर कर लो या बिफोर टैक्स को कंपेयर कर लो। जरा इस 10% को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करके देखना कितना आता है।
किसी भी अमाउंट को अगर बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है, उसको 1 माइनस टी से डिवाइड करना पड़ता है। 14.285714%, यही है ना? हाँ यही। इसमें भी कंपेयर करके देख लो, कमा क्या रहे हैं 15%, पे क्या कर रहे हैं 14.2857। वी आर अर्निंग मोर देन वी आर पेइंग। क्लियर है वाली चीज? ओके, कम समझ में आया तो कोई बात नहीं। केस 2A पे चलते हैं। केस 2A क्या बोल रहे हैं? केस 2A में आपका ईपीएस कितना था 10.5, सेम रह गया था। सेम किसके? केस 1 के। सेम क्यों रहा? सेम क्यों रहा? Here EPS 10.5, it is just equal to the case 1। रीजन जान लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। हम कमा कितना रहे हैं सर? हम कमा रहे हैं 15% बिफोर टैक्स, या यूं कहूं आफ्टर टैक्स की अगर बात करूं तो सेम चीज है 10.5%। अब बात करते हैं पे कितना कर रहे हैं। केस 2A में आप प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को कितना दे रहे हो? हाँ सर 10.5%, 10.5%। ओके, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का जो रेट है वो हमेशा आफ्टर टैक्स कॉस्ट है, इस पे किसी तरह की अपने को टैक्स सेविंग नहीं होती है। ठीक है जी, 10.5%। ओके, वी आर पेइंग 10.5%। अब देख लो आप खुद, हम कमा भी 10.5 रहे हैं और पे भी 10.5 कर रहे हैं। इसका मतलब जितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे पे कमा रहे हैं वो तो सारा उन्हें दे रहे हैं। इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर की पॉकेट में कुछ नहीं बचा, उनके कैपिटल पे, उनकी कैपिटल पे तो कुछ नहीं बचा ना। उनकी कैपिटल पे कमा भी 10.5 रहा हूँ, ओवरऑल कैपिटल पे 10.5 कमा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उनकी कैपिटल पे भी 10.5 ही कमा रहा हूँ, और पे कितना कर रहा हूँ? मतलब उनकी कैपिटल पे जो कमाया वो तो सारा उन्हीं को दे दिया। क्लियर है? इसीलिए मेरा ईपीएस वही रह गया जो ऑल इक्विटी वाले केस में था, जब मैं केवल खुद का पैसा यूज करता था। क्योंकि बाहर वाला पैसा यूज करके भी क्या हुआ, कमाया भी 10.5, पे भी 10.5 कर दिया, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं रहा। इसीलिए हमारा ईपीएस क्या आ गया? ऑल इक्विटी के बराबर आ गया। समझ में ये वाली चीज? ओके, अच्छा बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करके देखोगे तो क्या होगा? 10.5 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट 15%। वही बात, कमा 15% रहे और पे भी 15%। किसी को कम समझ में आया तो एक और देखो, केस 2B। यहां पे ईपीएस कितना आया 9। मैंने कहा 10.5 से कम क्यों आ गया भैया? यहाँ पे कम आने का रीजन चेक करते हैं। कमा कितना रहे सर? कमा तो वही रहे ना, 15% बिफोर टैक्स और 10.5% आफ्टर टैक्स। पे कितना कर रहे हैं ये देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे कितना किया जा रहा है? 12%। बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स सर, 12% पे कर रहे हैं आफ्टर टैक्स। ओके, का मतलब हम कमा रहे हैं इनके पैसे पे 10.5 और इनको पे कर रहे हैं कितना? ये जो 1.5% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है वो किसकी पॉकेट से जा रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर की पॉकेट से जा रहा है। इसीलिए उनका ईपीएस क्या हो गया है? डाउन हो गया, कम हो गया। समझ आया? अच्छा तो ये होता केवल वो अपना पैसा यूज करते हैं, ऑल इक्विटी, तो उनका ईपीएस क्या रहता? ज्यादा रहता। उन्होंने प्रेफरेंस का यूज किया तो उसपे पैसे पे जो कमाया उससे ज्यादा तो उन्हें पे कर दिया। क्लियर है वाली चीज? ओके, तो अच्छा इसको अगर आप बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 12 डिवाइड बाय 1 माइनस टी कितना? 17.1428। ठीक है, तो हाँ जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब या तो आफ्टर टैक्स को आफ्टर टैक्स से कंपेयर कर लो या बिफोर टैक्स को बिफोर टैक्स से कंपेयर कर। समझ में आया? रटने की जरूरत नहीं है। ओके, हालांकि ये सब समझाने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन समझाने से क्या होता है, हर चीज आगे के चैप्टर में, मैंने बोला ना एफएम लिंक करेगी। ये टैक्स सेविंग, ये 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करना, 1 माइनस टी से डिवाइड करना, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे टैक्स सेविंग नहीं होता है, इसलिए इसकी रेट को हम क्या बोलते हैं? आफ्टर टैक्स बोलते हैं। ये सब चीजें आगे चल के धीरे धीरे काम आने वाली है, हर चीज काम आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट डे से ही, फर्स्ट डे से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एफएम। चलिए समझ में आया क्या बोलूं? अब केस
3A 3B और 3C। चलिए ये देखते हैं सर उनके नंबरिंग ऐसे क्यों रखे, 2A 2B, उसको भी 3 और 4 ऐसे रख देते, सारे के सारे क्या थे प्रेफरेंशियल, 2A और 2B। अब जो आ रहे हैं केस 3A 3B 3C, सब में क्या है डिबेंचर्स, इक्विटी प्लस डिबेंचर्स। 3 क्या है इक्विटी प्लस डिबेंचर्स, 50-50% का मतलब क्या हो गया 5 लाख इक्विटी और 5 लाख डिबेंचर्स। ओके, डिबेंचर्स की रेट कितनी, इंटरेस्ट रेट 10%। दूसरा 5 लाख इक्विटी 5 लाख डिबेंचर, इस बार डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट कितना 12%। अच्छा 5 लाख इक्विटी और 5 लाख डिबेंचर, इस बार इंटरेस्ट रेट 15%। ओके हर्ष कितनी उंगलियां, बस क्या तैयारी है ना पक्का। चलो कौन बोला पीछे और 5, हाँ जी 4 उंगली और 1 अंगूठा है, जब भी नींद आएगी गलत आंसर करोगे, आंसर मैंने बता दिया फिर भी गलत करोगे लिखवा के ले लो, ठीक है। हाँ जी ओके, इक्विटी 5 लाख और डिबेंचर्स भी कितना 5 लाख, लेकिन इस बार डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना है 16%। ट्राई करें पहले तो ईपीएस, फिर जाएंगे ऑब्जर्वेशन के अंदर। चलिए केस 3 के अंदर ईपीएस बताओ, उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू है क्या सर, हाँ उसी क्वेश्चन के अलग अलग केसेस आगे आए जा रहे हैं। वही 10 लाख कैपिटल, हाँ वही 10 लाख कैपिटल, वही 15% ईबीआईटी, बिल्कुल वही 15% ईबीआईटी, कितना आएगा 1,50,000 का ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जाएगा क्या, हाँ सर 5 लाख रुपए डिबेंचर से रेज किए। ओके शुभांकित करेक्ट है, शुभम करेक्ट है। तो 1,50,000, इंटरेस्ट कितना 5 लाख का 10% कितना होता है 50,000। ओके 1,50,000 माइनस 50 कितना 1 लाख पीबीडी, 30% टैक्स रेट, 1 लाख का 30% कितना 30,000, बचा कितना 70,000। ओके 70,000 प्रेफरेंशियल डिविडेंड इस बार नहीं है, 70,000 का इतेश, और इतेश डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने 5 लाख इक्विटी से रेज किया तो 5,000 शेयर 14 रुपए। ओके इस बार तो ईपीएस हमारा खूब बढ़ गया, क्या रीजन रहा, वही रीजन वी आर अर्निंग वी आर पेइंग, चेक करेंगे आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स। ओके ठीक है जी तनिष कृतिका प्रिया। ओके केस 3A चेक करें। अच्छा एक चीज मुझे पता चली क्या, इस बार टैक्स कम देना पड़ रहा है, पहले 45 देना पड़ रहा था, इस बार कितना देना पड़ा 30,000 ही देना पड़ा। कितने की टैक्स सेविंग हो गई, क्या देखना रुकना, यहाँ पे रुकना होल्ड करना, कितने की टैक्स सेविंग हो गई 15,000 की टैक्स सेविंग हो गई ना। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि 50,000 रुपए इंटरेस्ट देने के कारण 15,000 की टैक्स सेविंग हुई है, बिल्कुल कह सकता हूं सर। हाँ मेरी इंटरेस्ट की इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आई है 35,000, इंटरेस्ट की इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आई है 35,000। चलो देखते हैं यहाँ में लिखा है मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन में, पहला देयर इज टैक्स सेविंग ड्यू टू इंटरेस्ट पेड ऑन द डिबेंचर, नहीं लिखा है क्या, हाँ सर इंटरेस्ट के कारण क्या होती है अपने को टैक्स सेविंग होती है। ओके तो केस 3 की अगर बात करें तो टोटल इंटरेस्ट आपने कितना दिया है 50,000, टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है 50,000, और टैक्स सेविंग कितनी हुई है सर, देखो पहले हम 45,000 टैक्स दे रहे थे, इस केस में हमको टैक्स कितना देना पड़ा केवल 30,000 देना पड़ा, तो 15,000 की हमको क्या हो गई है टैक्स सेविंग हो गई, 15,000 की हमको हो गई है टैक्स सेविंग। ओके तो हमारी इफेक्टिव कॉस्ट कितनी है ये देखा जाए तो 35,000, इफेक्टिव कॉस्ट को क्या बोलूंगा नेट कॉस्ट को क्या बोलूंगा आफ्टर टैक्स कॉस्ट, क्या बोलूंगा आफ्टर टैक्स कॉस्ट, नेट को ही बोला जाएगा ना आफ्टर टैक्स, बिल्कुल आफ्टर टैक्स कॉस्ट। अब मैं इसको परसेंटेज में बताता हूँ, 50,000 तो कितना परसेंटेज हुआ सर, 50,000 है, डिवेंचर की वैल्यू कितनी 5 लाख ना, 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 कितना, हाँ सर डिवेंचर पे इंटरेस्ट रेट कितना था 10% ही तो था, जैसे तो 50,000 आया था, वहां के परेशान कर रहे हो आप हमको। अच्छा सुनो अब 35,000 पे देखो, 35,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 कितना आया 7% आफ्टर टैक्स। सर वैसे भी आ जाता, 10 को अगर 30 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी 7% आ जाता कि नहीं आ जाता,
बस मैं जस्टिफाई करवा रहा हूँ कि 10% बिफोर टैक्स है, इंटू 1 माइनस टी कर दिया जाए, इंटू 1 माइनस 0.3 कर दिया जाए तो 7% आ जाएगा, दैट इज आफ्टर टैक्स कॉस्ट। और वो आपके सामने है वैल्यू वाइज कि 50,000 हमारा बिफोर टैक्स था, 15,000 का उसकी टैक्स सेविंग हो रहा था, नेट कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट कितना आ रहा था 35,000, दैट इज 7%। क्लियर है? नेट कॉस्ट को आफ्टर टैक्स कॉस्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल। ओके ठीक है सर। अच्छा फिर ईपीएस क्यों बढ़ गया सर यहाँ पे? इसका क्या रीजन रहा? 10.5 था ना ऑल इक्विटी वाले केस में, तो यहाँ 14 क्यों हो गया, 14 क्यों हो गया? यार अर्निंग वी आर पेइंग चेक कर लेते हैं। ओके तो हम लोग कमा तो वही 15% ही रहे थे बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूं तो 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 10.5। अब बात करते हैं वी आर पेइंग, हम कितना पे कर रहे हैं सर बिफोर टैक्स? कितना 10%। इंटरेस्ट की जो रेट है, कोई आपसे पूछे कि इंटरेस्ट की जो रेट है ये क्या है, बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स, आप क्या बोलोगे? बिफोर टैक्स। क्यों? क्योंकि इसमें अभी टैक्स सेविंग होना बाकी है। क्लियर है? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की जो रेट है वो है आफ्टर टैक्स, लेकिन डिवेंचर्स लोन इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? बिफोर टैक्स। पर टैक्स सेविंग होना बाकी है, तो 10% बिफोर टैक्स हुआ, तो आफ्टर टैक्स में अगर हम कन्वर्ट करें क्या आ जाएगा? 7% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब देख लो वी आर अर्निंग और वी आर पेइंग, क्या आप जितना पे कर रहे हो उससे ज्यादा कमा रहे हो? यस, वी आर अर्निंग मोर देन वी आर पेइंग। इसीलिए 5% भैया डिवेंचर होल्डर के पैसे पे आप कमा रहे हो बिफोर टैक्स 15 और उनको पे कर रहे हो कितना 10%। इसी वजह से ईपीएस इतना बढ़ गया, 14 रुपए आ गया। समझ में आ रही है वाली चीज? ऑनलाइन वालों फटाफट से मैसेज करो, समझ में आ रही है वाली बात? ओके शुभांकित, ओके कृतिका, अक्षिमा, तनिष्क, काजल, लखन, हाँ जी ओके जी समझ में आ रही है, वेरी गुड। ठीक है जी शुभम, क्या होगा अगर समझ में कम आएगी तो कोई बात नहीं, एक बार फिर वीडियो देखेंगे फिर समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना? एफएम हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा बार वीडियो देखना पड़ जाए, क्योंकि पूरे 1 घंटे में बहुत सारी चीजें होती है काम की जो मैं बताता हूँ। एफएम के अंदर अकाउंट तो क्या होता है, अगर 2 मिनट कान बंद भी हो जाए हमारे तो चलेगा, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है। बट एफएम के अंदर कान बंद होने का मतलब है वो कंसेप्ट उस टाइम वाला दिमाग से निकल गया, तो आपको फिर से एक बार वीडियो देखकर वो वापस सुन लेना चाहिए। एफएम के अंदर प्रैक्टिस मेहनत रहेगी, एक से ज्यादा बार वीडियो देखें, ठीक है जी? ओके, क्योंकि बहुत सारी बातें बोलता हूँ, आज की क्लास में भी आपको पता है कि मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो कुछ चीजें याद रहती है कुछ चीजें याद नहीं रहती, तो आप एक बार फिर से सुनेंगे, उसके बाद आप अपने समरी नोट्स बनाना चाहें तो बना, फॉर्मूला शीट मैंने बोल ही दिया कि वो उस हिसाब से देखा। चलिए डन है क्या यहाँ तक मामला? ओके अब चलिए आगे का मामला क्या करें, हम कल करेंगे? कल क्यों नहीं? लोग है ना लास्ट में टाइम होते ही नजर लगा देते हो, फिर ये चलना बंद हो जाता है, मैंने बहुत बार देखा है। देखो कोई ना, चलो आगे केसेस फिर हम कल कर लेंगे, ठीक है जी? ओके अब तो क्लास का टाइम हो गया ना, चलो समझ में आया डिवेंचर वाला भी? आगे कुछ नहीं बचा है, डिवेंचर के 3 और केसेस है बस, लेकिन क्रक्स तो बता ही दिया सारा का सारा, डिवेंचर में क्या हूँ और शेयर में क्यों। चलिए ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड